अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट बुक बाय अब्दुल्ला चौधरी। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, पेशेंट डेमोग्राफिक, इंश्योरेंस क्या होती है, प्रोवाइडर कौन है, क्लेम कैसे बनता है, डॉक्टर जब पेशेंट को चेक करता है तो उसके पैसे किससे लेता है, पेशेंट से या इंश्योरेंस से, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब हमारा तीसरा स्टेप है आरसीएम का, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का, जो कि है आईसीडी एंड सीपीटी कोडिंग। तो आज हम हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आईसीडी एंड सीपीटी कोडिंग मैनेजमेंट। बीमारियों को, डिजीज़ को, डायग्नोसिस को कैसे कोडिंग में उतारा जाता है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटपैड उठा लें और चीज़ों को राइट डाउन करना शुरू कर दें, नोट्स बनाएं ताकि आपको चीज़ें भूलें ना और इंटरव्यू तक याद रहें। और अगर आपने रिवाइज़ करनी हो तो एक छोटा-सा क्लू देख के नोट्स में से आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँ। तो अगर आपका कंसर्न है कि अमेरिका के अंदर कोडिंग कैसे होती है, मेडिकल कोडिंग क्या है, मेडिकल बिलिंग क्या है, सीपीटी कोडिंग क्या है, कैसे बीमारियों को, डायग्नोसिस को सीपीटी कोड्स में उतारा जाता है, तो ये कंसर्न्स आपके इंशाल्लाह आज की वीडियो में दूर होने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। सीपीटी कोड्स क्या होते हैं? सीपीटी मीन्स करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। और आईसीडी कोड्स कौन से होते हैं? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं आईसीडी कोड्स, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये कोड्स पेशेंट की बीमारी को या उसकी कंडीशन को या उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जब वो डॉक्टर को विज़िट करने जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो कोड उसकी हिस्ट्री को, उसकी कंडीशन को, उसका रीज़न ऑफ ऑफिस विज़िट को शो करते हैं, वो आईसीडी कोड्स होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। पेशेंट जिस वजह से भी हॉस्पिटल जा रहा है, उसको ख़ारिश है, उसको खांसी है, उसको फ्लू है, उसके गले में दर्द है, बैक पेन है, कुछ भी है, वो सारे आईसीडीज़ होंगे। और इनको डिस्क्राइब कौन कर रहा होता है? सीएमएस। सीएमएस क्या है? सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड। अब जैसे इसकी एग्जांपल देख लें, डायग्नोसिस कोड E11.9, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो है डायग्नोसिस कोड है। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 है, तो उसके लिए जो वो डायग्नोसिस कोड होगा वो E11.9 होगा। उसके बाद जो उसका सीपीटी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, वो 99213 भी हो सकता है, 99214 भी हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले डॉक्टर उसको देखेगा कि पेशेंट डॉक्टर के पास आया क्यों है, उसके बाद जो उसकी ट्रीटमेंट देगा वो डॉक्टर हमें ऑलरेडी बताएगा या ट्रीटमेंट देने के बाद बता देगा मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर कि मैंने इसको ये ट्रीटमेंट किया था। तो वो बिलर जो है, जो कोडर है, वो उसको उसके अकॉर्डिंग क्लेम के अंदर पुट कर देगा और वो हम क्लेम बिल कर देंगे। अब आईसीडी कोड का आपको पता चल गया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये अमेरिका के अंदर तो लागू होता ही होता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लागू होता है। मतलब जो डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, जो सीएमएस ने तय किए हुए हैं, E11.9 डायबिटीज़ मेलाइटस का है, तो ये सारे जो कोड अमेरिका ने ऑलरेडी तय किए हुए हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक चल रहे हैं। मतलब अगर कोई भी कंट्री डायग्नोसिस कोड्स को रिकॉग्नाइज़ करता है, तो अमेरिका की कोडिंग के अकॉर्डिंग ही करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीएमएस के अंडर होते हैं, सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड। ये होते क्यों हैं? ताकि वो इंश्योर कर सकें जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है और डॉक्टर उसका क्लेम इंश्योरेंस को बिल कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो इंश्योरेंसेस को अप टू डेट रखने के लिए कोड्स होते हैं। वो ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं हेल्थ कंडीशन में, जैसे अमेरिका के एक स्पेसिफिक अगर रीजन की बात कर लें, न्यूयॉर्क है, उसके अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो जो बीमारियां चल रही हैं, उनके जो डायग्नोसिस कोड्स इंश्योरेंस के पास जा रहे हैं बार बार, तो वो एक किस्म के ट्रेंड को भी पता चल जाता है उससे कि भाई आजकल जो सोसाइटी में ज़्यादा बीमारियां हैं वो कौन सी हैं। और ये ख़ास तौर पर डॉक्टर को रीइंबर्स करवाने के लिए फ़ायदेमंद है। रीइंबर्स मतलब पेमेंट दिलवाने के लिए, जो उसने परफॉर्म की है सर्जरी या कुछ भी जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है पेशेंट के, रीइंबर्स करवाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमारा आता है स्टेप 2, सीपीटी कोडिंग, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। अब करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी सीपी आईसीडी से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? आईसीडी था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, सीपीटी है करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। आईसीडी रिप्रेजेंट कर रहा था कि पेशेंट डॉक्टर के पास आया क्यों है, उसे ज़रूरत क्यों पड़ी है पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की। सीपीटी क्या डिस्क्राइब करेगा कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आया है तो डॉक्टर ने उसका इलाज जो किया है वो क्या किया है। अब इसके एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास आया, उसने कहा कि मुझे चेस्ट पेन है या मेरा ब्लड प्रेशर हाई है,
तो डॉक्टर ने उसको एग्ज़ामिन किया, 15 मिनट दिए, 20 मिनट दिए, 25 मिनट दिए। एग्ज़ामिन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका वाक़ई ही ब्लड प्रेशर तेज़ था। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया है, टैबलेट्स दी। तो वो जो हम सीपीटी कोड बिल करेंगे 99214 करें, अगर 25 मिनट लगाए हैं डॉक्टर ने, 99213 करें अगर 15 मिनट लगाए हैं इसी तरह, तो उसके साथ अब आईसीडी कौन-सा बिल होगा? जो उसका हाइपरटेंशन थी, उसको ब्लड प्रेशर हाई था या जो उसकी आने की रीज़न थी L11.9 या H84.01, ये स्किन के होते हैं। तो उसके साथ जो अब ऑफ़िस विज़िट का सीपीटी बिल होगा 99214 या 99223। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट, मतलब इन दोनों में से एक भी गलत होगा तो इंश्योरेंस पे नहीं करेगी। इंश्योरेंस कहेगी कि आपने सीपीटी प्रोसीजर तो परफ़ॉर्म कर दिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों आया था। पेशेंट को ज़रूरत क्या पड़ी थी डॉक्टर के पास जाने की? आपने तो सीपीटी कोड बिल कर दिया, हमें पता है। लेकिन इसलिए डीएक्स कोड भी हमारा साथ जो है वो सही बिल होना ज़रूरी है सीपीटी के साथ। अब आईसीडी कोड्स जो होते हैं, ये मैनेज कौन कर रहा होता है? सीएमएस, सेंटर्स फॉर मेडिकेड एंड मेडिकेयर। इसी तरह सीपीटी कोड्स को कौन मैनेज कर रहा होता है? एएमए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये तमाम तर सीपीटी कोड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। इसकी आगे बहुत लंबी स्टोरी है, वो कैसे मैनेज करते हैं। हिकपिक्स होते हैं, उनके अंदर कोडिंग सिस्टम होता है, जो इन सारे कोर्स की गाइडलाइन बना रहे होते हैं, कोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं और ये बहुत लंबी कहानी है। फ़िलहाल आपका मेन जो है कंसर्न वो ये होना चाहिए, आईसीडी कोड्स क्या होते हैं, डीएक्स कोड्स क्या होते हैं और कोडिंग क्या होती है मेडिकल बिलिंग में। तो कोडिंग जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है आईसीडी और सीपीटी के ऊपर। आईसीडी का आपको पता चल गया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, रीज़न व्हाई द पेशेंट कम्स टू डॉक्टर, और जो सीपीटी कोड है वो करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी है, व्हाट डज़ द डॉक्टर परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट। तो ये 2 चीज़ें, इनमें डिफ़रेंस याद रखिए। अब इन दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस की बात कर देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। आईसीडी क्या होता है और सीपीटी क्या होता है और हमने इन दोनों को डिफ़रेंशिएट कैसे करना है, इनकी आपको बेसिक डेफ़िनेशन तो समझ आ गई होगी। अब जो आईसीडी होता है वो बेसिकली डायग्नोसिस को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। सीपीटी जो होता है वो बेसिकली प्रोसीजर को डिफ़रेंशिएट कर रहा होता है या प्रोसीजर बता रहा होता है कि प्रोसीजर क्या हुआ है। उसके बाद जो आईसीडी होता है वो मोस्टली अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स एल 11.9, एच 84.02, मतलब उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट होगा और नंबर्स होंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब दूसरा क्या है? सीपीटी कोड। सीपीटी कोड जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक मतलब मैक्सिमम ऑफ द सीपीटी कोड्स आर न्यूमेरिक, लेकिन जो एक कैटेगरी होती है इंजेक्शंस की। इंजेक्शन मतलब अगर आपने ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन लगवाया है तो वो जे से स्टार्ट होता है। जे से, या कुछ के कोड्स होते हैं वो जी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्या होता है पॉइंट नहीं होता। आईसीडी में क्या होता है एल 11.9, और जो सीपीटी कोड होगा जे 34957, इस तरह का, मतलब वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये सीपीटी कोड है या डीएक्स कोड है। और ये ज़्यादा हमारी समझने वाली चीज़ें नहीं है, हमें सिर्फ इनका बेसिक पता हो। ये काम सारा है कोडर्स का जो कि मेडिकल बिलिंग में कोडिंग कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी सैलरी ऑलरेडी ले रहे होते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख। तो ये सारा काम उनका है, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोडर बने और अच्छा पैकेज अर्न करें तो ये आपके लिए बेसिक्स है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब तक ये दोनों ही हम इंश्योरेंस को बिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा क्लेम पे नहीं होगा। और अगर दोनों बिल कर रहे हैं, सही बिल नहीं कर रहे, सीक्वेंस सही नहीं है, पोज़ीशन सही नहीं है, या एक दूसरे के साथ वो बंडल कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कभी भी पे नहीं करेगी। इंश्योरेंस को हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि कोई फेक बिलिंग ना कर सके डॉक्टर। डॉक्टर इसी तरह किसी भी पेशेंट का क्लेम उठा के इंश्योरेंस को ना बिल कर सके कि ये मेरे पास पेशेंट आया था, इसके ऊपर मैंने ये सर्विस परफॉर्म की है, आप मुझे इसकी रीइंबर्समेंट करें, मुझे इसके पैसे दें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अमेरिका के अंदर सीपीटी के साथ आईसीडी कोड और सही आईसीडी कोड बिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अनलेस हमारा क्लेम पे नहीं होगा, वो डिनाई हो जाएगा। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आईसीटी के बगैर अगर डॉक्टर सीपीटी परफ़ॉर्म कर देता है, तो इवन पेशेंट को भी नहीं पता चलेगा कि मुझे मसला क्या था। मैं डॉक्टर के पास तो आया था, लेकिन मुझे डायग्नोज़ क्या हुआ है, फाइंडिंग्स क्या हैं, डॉक्टर ने मेरे अंदर फाइंड आउट किया। अगर हम डॉक्टर को जाके कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर सिंपली ये तो क्लेम नहीं लिख के बिल करेगा कि इसको पेट में दर्द था, वो उसको स्पेसिफ़ाई करेगा, आपको पेट में किस जगह पे और क्यों दर्द था। तो अगर हम सीपीटी सिर्फ यूज़ करते हैं क्लेम बिल करने के लिए, आईसीडी यूज़ नहीं करते, तो इवन पेशेंट को भी नहीं पता चलेगा कि मैं डॉक्टर के पास जो आया था, मुझे मसला था, तो मेरे साथ हुआ क्या है, डायग्नोसिस क्या थी।
इलाज तो बाद में होगा ना, पहले डायग्नोसिस फाइंड आउट होंगी, तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए सीपीटी के साथ आईसीडी कोड का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो चैलेंजेस होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? अब हमें भी पता है, इंश्योरेंस को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है कि आईसीडी के बगैर सीपीटी बिल नहीं हो सकता, सीपीटी के बगैर आईसीडी बिल नहीं हो सकता और ना ही पेमेंट आ सकती है। अब इन सब चीज़ों के जानने के बाद भी अगर हम कोडिंग कर रहे हैं, क्लेम बिल कर रहे हैं अपना सीपीटी और आईसीडी लगा के, तो उसमें चैलेंजेस कहाँ-कहाँ आते हैं? मतलब जहाँ के आके हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार इसका मैं क्या करूँ ये पे हो जाए क्लेम। तो चैलेंजेस ये होते हैं, या तो कभी-कभार हम गलती से आउटडेटेड सीपीटी कोड्स या आईसीडी कोड्स यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब जो सीएमएस ने या एएमए ने एक्सपायर कर दी हैं। मतलब 2025 का जैसे एक्ट पास हुआ है या 2026 आया, तो उन्होंने अगर वो कोड एक्सपायर कर दिए हैं कि भई ये 2025 के कोड थे, अब ये 2026 में अपडेट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। अगर हम कंटीन्यूअसली इन 2026 वही कोड यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस उसका पे नहीं करेगी। उसके ऊपर फिर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, आया कि इंश्योरेंस ने इसके अल्टरनेट कोई नए कोड दिए हैं। ख़त्म कोई भी कोड नहीं होता, उसके अल्टरनेट लाज़मी कोई ना कोई अपडेटेड कोड आता है, जो कि ज़्यादा साइन एंड सिम्पटम्स को, ज़्यादा डायग्नोसिस को कवर कर रहा होता है। तो ये एक चैलेंज हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि मिसमैच तो नहीं हो रहे। मीन्स आप आईसीडी लगा रहे हो खांसी का, सीपीटी प्रोसीजर में आप परफॉर्म कर रहे हो बुखार का ट्रीटमेंट, तो ये मिसमैच हो गया ना, ये भी इंश्योरेंस पे नहीं करेगी। ये दूसरा चैलेंज हो गया। या फिर आप सीपीटी चूज़ ही गलत कर रहे हो, डॉक्टर को भी पता है, पेशेंट को भी पता है कि मुझे स्किन एलर्जी थी, लेकिन डॉक्टर उसका सीपीटी बिल कर रहा है बुखार का। तो इंश्योरेंस मेडिकल रिकॉर्ड्स माँग लेती है, तो उसका क्लेम तो डिनाई होगा ही होगा, साथ डॉक्टर के ऊपर केस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के से बचने के लिए आपने सीपीटी कोड सही चूज़ करना है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एक सही कोड लगा के सीपीटी के साथ दे। अब आता है वो पार्ट जो आप सब सुनना चाह रहे थे, जिसके लिए एक्साइटेड थे, कोडर्स कौन होते हैं और कैसे बनते हैं? कोडर्स बेसिकली मेडिकल बिलिंग का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक आप कह लें कि एक पॉइंट है जहाँ पे आके कोडर की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत इसेंशियल है। कोडर का काम क्या होता है? सीपीटी देना, आईसीडी कोड देना, मेडिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट के क्लेम को। अब इसके अंदर सर्टिफ़िकेशंस होती हैं। अगर आपने एक भी सर्टिफ़िकेशन कर ली, तो आपकी 2 लाख से कम सैलरी पे जॉब कहीं भी नहीं हो सकती पाकिस्तान में। मिनिमम आपको 2 लाख मिलेगा ही। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सीपीसी किया हुआ है, और उनको 2 लाख से भी ज़्यादा पैकेज मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस्लामाबाद में कमा रहे हैं, कोई लाहौर में है। तो कोडिंग के अब कौन-कौन से कोर्स होते हैं? अब इसमें 2 कोर्स हैं, सीपीसी, सीसीएस। सीपीसी क्या है? सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। सीएसएस क्या है? सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट। अब दोनों ही ऐसे कोर्स हैं, अगर आप दोनों में से कोई भी एक डिप्लोमा हासिल कर लें या एक कोर्स कर लें, तो आपकी 2 से ऊपर ही लगेगी सैलरी इंशाल्लाह। कहीं भी जॉब होगी 2 से ऊपर ही सैलरी होगी। अब ये पेपर कैसे होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो। पेपर सिंपली ऐसे होते हैं, एक बुक लेनी है आपने, उसके अंदर ये सारे कोड्स होंगे, आपने बुक को रीड करना है, आपने किसी भी जो इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है वहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है कंप्यूटर में, आपके पास बुक सामने पड़ी है, पेपर उसमें सिचुएशन आएगी, आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बुक में जाना है, रीड करना है, वहाँ से कोड उठा के सिलेक्ट कर देना है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आई थिंक सो 70 प्लस मार्क्स लेने होते हैं आपने, तो वो मुश्किल नहीं है। आप उसमें 90 भी ले सकते हो, 95 भी ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सर्टिफ़िकेशन हासिल करोगे, आपकी जॉब की गारंटी, और वो भी 2 लाख प्लस सैलरी पे। अब 2 लाख प्लस सैलरी पे क्यों, आप सोच रहे होंगे, इतनी हैवी सैलरी पे कौन जॉब दे रहा है पाकिस्तान के अंदर? तो वो इसलिए क्योंकि उनको आगे उससे भी ज़्यादा मिल रहे होते हैं पैसे। डॉक्टर अगर वही काम अमेरिका में किसी से करवाए, तो उसको 15 से 20 लाख देना पड़ेगा एक बंदे को। वो आपको 2 लाख दे के काम करवा रहा है, तो उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो ये जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड यू कि आप सर्टिफ़िकेशन कर लें, और आपकी जॉब की इंशाल्लाह छोटी होगी। अब अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं या और सीखना चाहते हैं, तो इसकी आप वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाके वेबसाइट्स विज़िट करके कोर्स देख सकते हैं, आईसीडी कोर्स, सीपीटी कोर्स, इसके लिए एनसीसीआई, सीएमएस और बहुत सारी कोडिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप इनको मज़ीद देख सकते हैं, जिससे आपकी इनमें दिलचस्पी बढ़ेगी, सीखने का मिलेगा मौका, और सर्टिफ़िकेशंस हासिल करके आप इस फ़ील्ड में आ सकते हैं एज़ अ कोडर। वैसे एआर स्पेशलिस्ट, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, पेमेंट पोस्टिंग, ऑथराइजेशन स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट्स तो बहुत हैं,
लेकिन जो कोडिंग में आना चाह रहा है उसके लिए एक सही पाथ यही है, जो सर्टिफाइड कोडर होता है वो डायरेक्ट 2 लाख प्लस पे ही आता है। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट ओवरऑल ब्रीफ दे दी है आईसीडी कोडिंग, सीपीटी कोडिंग की। तो अब हम चलते हैं वीडियो की इख्तिताम की तरफ। मैं आपको एक दफ़ा वन लास्ट टाइम रिव्यू दे देता हूं कि आज हमने क्या सीखा। आईसीडी कोडिंग, सीपीटी कोडिंग, व्हाट इज़ आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, और सीपीटी करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। आईसीडी क्यों ज़रूरी होता है, रीज़न वाई पेशेंट विजिट टू डॉक्टर, पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों आया था। सीपीटी क्यों ज़रूरी है कि डॉक्टर ने पेशेंट पे परफॉर्म क्या किया है, प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म किए हैं उसने, और इंश्योरेंस से पैसे लेने के लिए, कि दोनों ही कोड ज़रूरी हैं। इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन होना, सही कम्बिनेशन होना ये भी ज़रूरी है, एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है, इसके बगैर रीइंबर्समेंट नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसके अंदर मोर इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने 4 साल की कोई डिग्री की हुई है और वो जॉब तलाश कर रहे हैं या वो मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं। तो आप सब उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें और अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आरसीएम के अगले स्टेप के साथ। और अगर आपका कोई भी कंसर्न हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज़ दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज करके मुझसे पर्सनली कोई भी अपनी क्वेरी रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।